आशा अपनी दोनों बहुओं के साथ घर के बाहर सड़ी गली सब्जी एक साइड और साफ सब्जी ठेले पर रख रही होती है। तभी वहां आशा का बड़ा बेटा निखिल आता है। माँ, अभी तुम 2 दिन पहले ही तो नेहा के साथ सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आई थी। इतनी जल्दी सारी सब्जी कैसे खराब हो गई? अरे बेटा, बारिश का टाइम है, रात में कितनी बारिश हुई थी, सारी सब्जियां बाहर ही रखी थी। गीली होने की वजह से आधी से ज्यादा सब्जियां खराब हो गईं। सोच रही हूँ कि आज हम दोनों सास बहू फेरी लगा लें सुबह सुबह, ताकि सारी सब्जी बिक सके। बारिश की वजह से जल्दी कोई बाजार नहीं आता। माँ, आपको सुबह नेहा के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं दिन में फेरी तो करता ही हूँ। सवारी तो सिर्फ सुबह शाम मिलती है। निखिल जी, सब्जी बेच के ही तो हमारा घर चल रहा है। अगर बची हुई सब्जी भी शाम तक खराब हो गई तो, और क्या पता दोपहर तक सारी सब्जी बिक जाए, तो हम सब्जी मंडी से फिर ताजी सब्जी ले आएंगे और उन्हें आधे दाम पर बेच देंगे। नेहा और आशा के कहने पर निखिल चुप हो जाता है और दोनों सास बहू ठेले को लेकर सब्जियां बेचने मोहल्ले में जाती हैं। तो वहीं निखिल भी अपना रिक्शा लेकर सवारियां भरने लगता है। बहन, ये टमाटर और आलू कितने रुपए दिए? आंटी, आलू 50 के 2 किलो और टमाटर 20 रुपए किलो हैं। अरे हने दो, तुम तो बड़े महंगे सब्जी दे रही हो। इससे बढ़िया बाजार से ना ले आओ, वो भी ताजी सब्जी। तुम्हारी सब्जियां तो देखने में ही बासी लग रही हैं। कोई बात नहीं बहन, तुम 15 रुपए किलो टमाटर ले लो और आलू 50 के 2.5 किलो। सब्जियां बेचने के चक्कर में दोनों सास बहू सब्जियों का रेट और कम कर देती हैं और कुछ सब्जियां बेचकर दोनों सास बहू रात को घर आती हैं। कुछ देर में निखिल भी घर आता है, जहां पूरा परिवार खाते हुए बातें करता है। कविता, कुछ सब्जी बच गई थी, खाना खाकर तुम वो सारी सब्जी घर के पीछे डाल देना, गाय खा लेगी। अब वो नहीं बिकने वाली। ठीक है दीदी। क्या बची हुई सब्जी भी खराब हो गई? हाँ बेटा, इस बारिश और तेज आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। पता नहीं घर कैसे चलेगा। ऊपर से गुड़िया की स्कूल की फीस भी भरनी है और बड़ी बहू भी गर्भवती है। माँ, तुम फिक्र मत करो। रवि शहर गया है ना कमाने। बहुत जल्द उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मैं भी यहाँ कोई अच्छी नौकरी तलाश रहा हूँ। बारिश की वजह से ना रिक्शे से कमाई हो रही है और ना ही सब्जियों की। गरीब परिवार बारिश की वजह से परेशान था। कुछ ही देर में खाना खाकर कविता अपनी जेठानी के साथ सड़ी सब्जियां लेकर घर के पीछे तबेले में रखने जाती है। दीदी, क्यों ना मैं भी आपके और माँ जी के साथ कोई काम करूं? देखिए ना, हम जितने की सब्जी लेकर आए थे उतनी भी कमाई नहीं हो पाई और सारी सब्जियां फेंकनी पड़ रही हैं। नहीं कविता, घर में भी तो कोई होना चाहिए। और ये सब्जी बिकी नहीं तो क्या हुआ? पड़ोसन आंटी की इन गाय माता को तो पेट भर जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी सब्जी डालकर बात करते हुए घर आ ही रही होती है कि तेज आंधी तूफान चलने लगता है। ये लो दीदी, फिर से तेज आंधी तूफान चलने लगी। आसमान में काले बादल भी छा चुके हैं। किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। इतना बोलकर कविता और नेहा जल्दी से घर जाती हैं और उनके घर जाते ही तेज बारिश होने लगती है। अगली सुबह दोनों सास बहू सुबह जल्दी सब्जी मंडी जाती। सब्जी मंडी में सब्जी का रेट कितना बढ़ा हुआ है। बारिश का मौसम है, सारी सब्जी वाले उतनी ही सब्जी ले रहे हैं जितनी बिक सके। मैं सोच रही हूँ कि हम भी सिर्फ आलू और टमाटर ले लेते हैं। हाँ माँ जी, वैसे भी सब्जियां खराब हो जाती हैं। अगर सारी सब्जियां बिक गई तो फिर से आ जाएंगे मंडी। इतना बोलकर दोनों सास बहू एक एक बोरे में आलू और टमाटर ले लेते हैं और निखिल के रिक्शे पर रखकर जैसे ही वो लोग सब्जी मंडी से बाहर निकलती हैं, तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो सब किसी दुकान के बाहर खड़ी हो जाती हैं। इस बारिश ने तो हम गरीबों को परेशान करके रख दिया है। मुझे तो गुड़िया की चिंता हो रही है। पूरे रोड पर पानी भर गया है। मेरी गुड़िया स्कूल से घर कैसे आएगी? मैं उसे लेकर आऊंगा, पहले हम घर पहुंच जाएं। दोनों सास बहू और निखिल बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और बारिश रुकते ही सब्जी लेकर जैसे ही निखिल रिक्शा लेकर आगे बढ़ता है तो रोड पर पानी भरा होने की वजह से आशा और निखिल का रिक्शे का पहिया बारिश के पानी में गड्ढे में ही गिर जाता है, जिस वजह से उसकी सारी सब्जियां अभी बोरे से निकलकर रोड पर पानी पर तैरने लगती हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और आशा को निखिल के साथ उठाने लगता है। अरे बहन जी, आप ठीक तो है? अरे गिर कैसे गई? माँ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? बहू, हर जगह तो पानी भरा हुआ है। यहाँ एक गड्ढा था, मैंने देखा नहीं, इस वजह से गिर गई। पर मेरी सारी सब्जी भी इस गंदे पानी में तैर रही है। कोई बात नहीं माँ, आलू तो हैं हमारे पास और जो सब्जियां दिख रही हैं उसे फिर से बोरे में भर लेते हैं। घर जाकर अच्छे से साफ कर देंगे। दोनों सास बहू और निखिल सारी सब्जियां उठाकर बोरे में डालते हैं और घर पहुंचकर काजल और कविता आशा और नेहा के कहने पर सारी सब्जियां साफ करती हैं। वहीं निखिल गुड़िया को लेकर आता है जिसे बुखार था
और उसे कपड़े बदलाकर बेड पर लिटा दिया जाता है, जहां नेहा उसकी पट्टी करती है। गुड़िया को मैंने दवाई दे दी है और पट्टी भी रख दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी ये। हाँ बहू, ये भीगने से हुआ है, ठीक हो जाएगा। हाँ, आज का दिन ही खराब है। सोचा था आज बाजार में थोड़ी महंगी सब्जी बेचूंगी ताकि 2 पैसे कमा सकूं, पर इस बारिश की वजह से सब खराब हो गया। माँ जी, मैंने सारे आलू टमाटर साफ कर दिए हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और गुड़िया को मैं देख लूंगी, आप आराम से जाइए दीदी। हाँ माँ, देखो आलू टमाटर भी बिल्कुल सही है। कविता और काजल के कहने पर दोनों सास बहू अपने आलू टमाटर का ठेला सजाती हैं और बाजार बेचने के लिए चली जाती हैं। कुछ ही देर में दोनों सास बहू सब्जी बेचकर घर आती हैं, जहां कविता और काजल खाना बना रही होती हैं, तो वहीं बीमार गुड़िया सो रही होती है। अचानक बाहर तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से जगह जगह से घर की छत टपकने लगती है और घर में सीलन आने लगती है। साथ ही गुड़िया को ठंड लगने लगती है और वो उठ जाती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और देखो ना, छत से कितना पानी टपक रहा है। अरे एक मुसीबत खत्म नहीं हो रही कि दूसरी मुसीबत आ रही है। कोई बात नहीं गुड़िया, बेटी तुम मेरी गोद में सो जाओ, इधर बारिश का पानी नहीं आ रहा। नेहा अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे सुलाती है और सारी रात खुद बैठी रह जाती है। अगली सुबह होते ही फिर नेहा अपनी सास के साथ सब्जियां बेचने के लिए जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस बीच दोनों सास बहू दूसरी सब्जियां भी मंडी से ले लेती हैं। वहीं कच्चा और पुराना घर होने की वजह से एक रात जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो वो देखते हैं कि उनके घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं और बाहर तेज आंधी तूफान चल रही है। माँ देखो, घर की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। तभी खिड़की का दरवाजा भी गिरकर टूट जाता है। हमारा घर में रहना खतरे से खाली नहीं, खिड़की का दरवाजा टूट गया है, घर भी हिल रहा है। पूरा परिवार तेज आंधी तूफान में घर के बाहर जाता है और उनके घर से बाहर आते ही उनकी आंखों के सामने उनका घर टूटकर गिर जाता है। अब हम क्या करें, बारिश का मौसम है, अभी तो सिर्फ आंधी तूफान चल रही है, किसी भी वक्त बारिश होती होगी। अब हम क्या करें? हमारा परिवार इतना बड़ा है कि कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। जरूरत का सामान लो और आगे चलो। सभी जरूरत का सामान लेकर थोड़ा आगे जाते हैं, जहां उन्हें सड़क के पास 2-4 पेड़ दिखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े थे, जिन्हें देख नेहा कहती है, हमें घर से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इस पेड़ के नीचे अपनी साड़ी से तंबू बना देती हूँ। कुछ दिन हम ऐसे ही बेघर रह लेंगे, मौसम ठीक होगा तो फिर अपने घर की मरम्मत करेंगे। इतना बोल नेहा अपनी और कविता की कुछ पुरानी खराब साड़ी लेती है और पेड़ के नीचे 4 लकड़ी खड़ा करके चारों तरफ से साड़ी घेर कर बांध देती है और छत के लिए एक पड़ोसी से पन्नी मांग कर लाती है। इस तरह पूरा परिवार उस पेड़ के नीचे रहता है। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर बारिश हो गई तो हम सबको बहुत मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा हूँ। मैं खुद ही अपना घर बनाऊंगा। भैया आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। इस तरह काजल और कविता निखिल के साथ जंगल जाते हैं और वो लोग वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाते हैं। तो वहीं नेहा और आशा खेत से काफी सारी मिट्टी लेकर आती है। पेड़ के नीचे सारा सामान छोड़कर वो लोग अपने पुराने घर की जगह पर घर बनाने में लग जाते हैं। पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है। सबसे पहले वो लकड़ियां काटकर चारों तरफ लकड़ियों से घेर देता है और उनके ऊपर मिट्टी लगाता है। इसके बाद वो थक जाते हैं तो वहीं पेड़ के नीचे बने तंबू में सो जाते हैं और फिर सुबह अपना घर बनाने में लग जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। निखिल जी, अब बस छत रहती है। नेहा, तुम माँ के साथ सब्जी बेचने जाओ, छत का इंतजाम मैं काजल और कविता कर लेंगे। क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए नेहा अपनी सास के साथ बाजार सब्जी बेचने जाती है। तो वहीं निखिल अपनी बहन के साथ मिलकर कुछ घास काट कर लाता है और पहले वो लकड़ी का इस्तेमाल करके छत पर डालते हैं, फिर उस पर घास डालते हैं और फिर पन्नी लगाकर छत को थोड़ा पक्का करते हैं। इस तरह उनका घर तैयार हो जाता है। इसलिए वो सारा सामान लेकर पेड़ के नीचे से अपने नए बने हुए घर में आ जाते हैं और पूरा परिवार उस रात अपने घर में रात गुजारता है। हमने जैसे तैसे ये घर तो बना दिया, पर ये घर भी कच्चा है, आखिर कब तक चलेगा? उस रात पूरा परिवार उस घर में आराम से सोता है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। जहां दोनों सास बहू दिन रात सब्जी बेचती, तो वहीं निखिल काम की तलाश में लगा रहता। और एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही होती है तो निखिल अपने परिवार से कहता है, माँ मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। महीने के 15,000 मिलेंगे। मैं उन पैसों से घर सीमेंट का बनवाऊंगा और आप दोनों जो सब्जी बेचकर पैसे कमाते हैं उनसे हम घर चलाएंगे। रवि जी का भी फोन आया था, वो भी अगले हफ्ते 2 महीने की सैलरी लेकर आने वाले हैं।
निखिल की जॉब लगने की वजह से पूरा परिवार काफी खुश होता है और एक हफ्ते बाद रवि भी अपने घर आता है, जिसके बाद दोनों भाई अपने पैसे मिलाकर अपना एक पक्का मकान बनवाते हैं। तो वहीं आज भी आशा और नेहा बाजार जाकर सब्जियां बेचती हैं। तूने मेरा शादी का लहंगा बहुत अच्छा बनाया, बहुत टैलेंटेड है तू। तू जिस भी घर में जाएगी उनके पैसे ही बचाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर। अच्छा सुन, जैसे तूने मेरी शादी का लहंगा तैयार किया वैसे ही ये सूट भी बना देना। शादी के बाद कुछ अच्छे सूट होने चाहिए ना, ताकि मैं उन्हें अपनी पहली रसोई या मेहमानों के सामने पहन कर जा सकूं। शीतल शादी का लहंगा लेकर कुछ सूट देकर चली जाती है। वो अब बहुत जल्द सिमरन का रिश्ता भी तय हो जाता है और सिमरन अपनी शादी का लहंगा खुद सिल रही है। और एक दिन उससे मिलने शीतल उसके घर आती है, जिसकी अब शादी हो चुकी थी। अरे वाह सिमरन, तू अपनी शादी का लहंगा खुद बना रही है। हाँ, वो लड़के वाले बहुत अमीर हैं, तो पापा के कहने पर उन्होंने लहंगा नहीं दिया है और मैं भी खुद अपने हाथ का लहंगा पहनना चाहती थी। तेरी शादी का लहंगा तो बहुत अच्छा है, ससुराल वालों के तो अब मजे ही मजे हैं। इतना बोल एक बार फिर सिमरन अपने काम पर लग जाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और मंदिर के पास मंडप में जब बारात आती है तो बारातियों के कपड़े देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुनिए जी, देखिए ना इन लोगों ने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। हाँ आशा, देख रहा हूँ, पर तुम घबराती क्यों हो? लड़के वालों को सब पता है। वो तो है, पर देखिए ना हमारी बेटी की जेठानी ने कितना अच्छा लहंगा पहना है और उसकी नंद ने गाउन और घर के आदमियों ने कोट पैंट और शेरवानी डाली है। यहाँ तक कि बच्चे की शेरवानी भी कितनी प्यारी लग रही है। सिमरन के ससुराल में हर किसी ने डिजाइनर कपड़े पहने थे। ये देख शीतल की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मंडप में दूल्हे के साथ बैठी सिमरन के कान में कहती है, सिमरन, मुझे लगा था कि तू सबसे अच्छे कपड़े बनाना जानती है, अपने ससुराल में जाकर तू छा जाएगी और सब तेरे हाथों का सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे, पर तेरे ससुराल वाले तो काफी महंगे डिजाइनर कपड़े पहनकर आए। लगता है किसी बड़े डिजाइनर से बनवाए हैं उन्होंने ये कपड़े। अब सिमरन भी परेशान हो जाती है। कुछ देर में शीतल खुद को रोक नहीं पाती और वो सिमरन की नंद काजल की गाउन की तारीफ करती है। आपका गाउन तो काफी अच्छा लग रहा है, किसी डिजाइनर के हाथों का बनाया है? ये किसी दूसरे डिजाइनर का नहीं, बल्कि मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ कपड़ा है। हमारे घर में हर कोई फैशन डिजाइनर है, भैया भाभी का खुद का बुटीक है और मेरा मौली, हमारे घर में हर कोई फैशन डिजाइनर है। बेटा, तुम सब ने कौन सी दुकान से कपड़े लिए? दरअसल हमारे आसपास के किसी भी दुकानों में ऐसे कपड़े नहीं मिलते। मेरी भी बेटी की शादी होने वाली है, सोच रही थी कि ऐसे ही कुछ कपड़े पहनूं। आंटी जी, हम सब फैशन डिजाइनर हैं, हम अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हैं, हमें किसी मॉल या शॉप की जरूरत नहीं। सिमरन की तो सही जगह शादी हुई है, पूरा ससुराल ही फैशन डिजाइनर से भरा पड़ा है। इस तरह घर आए सभी मेहमान बारातियों के कपड़ों को देख काफी हैरान होते हैं और तारीफ करते हैं, जिसे देख सिमरन को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर में सिमरन शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है, जहां वो सबको देख मन ही मन खुश होती है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, सब फैशन डिजाइनर है, मुझे भी सिलाई आती है करनी और यहाँ रहकर धीरे धीरे इनकी तरह सिलाई करना सीख जाऊंगी। इस तरह उसका गृह प्रवेश होता है और वो आराम करने जाती है। वैसे जब से सिमरन को यह पता चलता है कि उसका ससुराल फैशन डिजाइनर से भरा हुआ है, तो उसने अपने कुछ सपने बना लेती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए अपने हाथों का बनाया एक लाल अनारकली सूट पहनती है। तभी वहां रसोई में काजल आती है और अपनी भाभी के कपड़े देख हंसने लगती है। भाभी, कैसा बोरिंग सा सूट डाला है आपने। बाहर अगर ऐसे कपड़ों में खाना लेकर गई ना, हमारे घर के नौकर भी हंसने लगेंगे आप पर। मेरे साथ मेरे मॉल में चलो, मेरा खुद का एक छोटा सा मॉल है, वहाँ सारे मेरे कलेक्शंस है, आप उसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लेना। काजल सिमरन के कपड़ों का मजाक बनाकर उसे अपने मॉल में ले जाती है और उसके लिए खुद की एक एक डिजाइनर साड़ी निकालती है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप ये पहनकर अपनी पहली रसोई करना। काजल की बनाई साड़ी सच में काफी अच्छी थी, इसलिए सिमरन मना नहीं कर पाती और उसी को पहनकर अपनी पहली रसोई करती है, जहां खाने की वो सबसे बहुत तारीफ लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो खाली टाइम में मशीन पर सिलाई करने बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन, सिमरन, थोड़ी देर में माँ जी के कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छे कपड़े डाल लो। दीदी, मेरे पास तो थोड़े से ही कपड़े हैं, आप देखकर बता दो मैं क्या पहनूं। इतना बोलकर सिमरन अपने सारे कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है और उन कपड़ों को देखकर पूजा हंसने लगती है। ओह माय गॉड, इन्हें तुम कपड़े कहती हो? इतने गंदे कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते। तुम रहने दो, तुम्हारे पास पहनने लायक कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे बुटीक चलो, मैं तुम्हें कुछ नया अपने हाथ का डिजाइन किया हुआ कलेक्शन दिखाती हूँ, उनमें से पहनना। इतना बोल पूजा सिमरन को अपने साथ अपने बुटीक में ले जाती है, जहां वो उसे कुछ कपड़े दिखाती है और एक लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप देते हुए कहती है, ये अच्छा है, तुम पर जचेगा, जब कल घर में मेहमान आएंगे तो तुम ये पहन लेना।
अपनी जेठानी के कहने पर सिमरन अगले दिन अपनी जेठानी का दिया ड्रेस पहन कर आती है। ये मेरी छोटी बहू है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। और शोभा, तुम्हारी बहू ने खाना अच्छा बनाया, बल्कि वो खुद भी इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं। कुछ देर में घर आए मेहमान वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कमरे में सिलाई कर रही थी सिमरन, तभी पीछे से अंकित आता है। सिमरन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं मेरे कुछ दोस्तों से मिलने, इसलिए तुम अच्छे कपड़े पहन लो। मैंने अभी अभी अनारकली सूट सिला है, ये पहन लूं क्या? सिमरन, तुमने ये कैसी थर्ड क्लास ड्रेस अपने लिए बनाई है? कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की। तुम मेरे साथ मेरे डिजाइनर रूम में चलो। इतना बोल अंकित सिमरन को अपने साथ अपने डिजाइनर रूम में ले जाता है, जहां काफी सारे वेस्टर्न ड्रेस बने हुए थे। उसमें से एक वेस्टर्न ड्रेस अंकित अपनी बीवी को पहनने को देता है। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है, तुम इसे ट्राई करो। इतना बोल अंकित वहां से चला जाता है। आंखों में आंसू लिए बेचारी सिमरन ड्रेस लेकर कमरे में जाकर पहनती है और रोने लगती है। तभी वहां शोभा आती है और अपनी बहू को इस तरह परेशान रोता देखकर उसे काफी बुरा लगता है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? माँ जी, मैं आप लोगों की तरह ड्रेस बनाना कब सीख पाऊंगी? यहाँ सब कितनी अच्छी ड्रेस बनाते हैं। अब तक मैंने अपनी बनाई हुई ड्रेस नहीं पहनी। कभी नंद जी अपनी डिजाइन की ड्रेस दे देती है, तो कभी जेठानी जी, और आज अंकित जी ने भी मुझे बता दिया कि मैं अच्छी ड्रेस नहीं सिलती। मुझे भी आप लोगों की तरह फैशन डिजाइनर बनना है। उदास सिमरन इतना बोलकर अंकित के साथ बाहर चली जाती है और वहां पर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। पर सिमरन को उदास देखकर शोभा को भी अच्छा नहीं लगता। समय गुजरता है और सिमरन काफी अच्छी तरह से घर संभालती है, साथ ही सिलाई भी करती है। एक दिन शोभा, पवन उसके कमरे में आते हैं और उसके सिले कपड़े देखते हैं। बहू, तुम बहुत अच्छी सिलाई जानती हो, बस तुम्हें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। तुम ये वीडियो देखो, यहाँ से तुम्हें काफी हेल्प मिलेगा। हम सब बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाते, पर शोभा जब भी फ्री रहेंगी वो तुम्हें सिखाया करेंगी। शोभा और पवन अपनी बहू का साथ देते हैं। समय बीतता है। कुछ दिन बाद शोभा और पवन अपनी शादी की सालगिरह पर घर में एक थीम पार्टी रखते हैं, जिसमें काफी सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है। बहू, तुम्हारे पास 10 दिन है। इन 10 दिनों में तुम अपने साथ हमारे लिए भी कुछ फैंसी ड्रेस बनाना। इस सालगिरह हम सब तुम्हारे हाथों के कपड़े पहनना चाहते हैं। पर माँ जी, आप सब फैशन डिजाइनर हैं, पर मैं... अगर तेरा ससुराल फैशन डिजाइनर से भरा हुआ है तो तू इस घर की बहू है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। शोभा की बात से सिमरन का हौसला बढ़ता है और इन 10 दिनों में सिमरन अपने और अपनी सास के लिए एक बहुत प्यारा गाउन बनाती है और अपने ससुर के लिए कोट पैंट, जिसे देख हॉल में इकट्ठा हुए सभी लोग कहते हैं, देवरानी जी, तुमने थीम पार्टी के लिए ड्रेस बना ली, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हम सबकी इंसल्ट हो जाए। बहू, तुम भी एकदम से कोई बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर नहीं बन गई, धीरे धीरे ही सीखा था तुमने भी। शोभा सिमरन का पूरा साथ देती है। देखते ही देखते पार्टी का दिन आता है और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में जब रेड कारपेट पर चल रही सिमरन अपने सास ससुर के साथ मेहमानों के बीच आती है, तो पार्टी में आए सभी मेहमान उन सभी की ड्रेस देखकर दंग हो जाते हैं। शोभा, हर बार की तरह सबसे अच्छी ड्रेस तुम्हारी है, पर इस बार तुम्हारी बहू ने बाजी मार ली। सालगिरह तुम्हारी और सबका ध्यान है तुम्हारी छोटी बहू की ड्रेस पर। मैंने तो सुना है कि वो गरीब घर से है, तुम्हारी तरह कोई फैशन डिजाइनर भी नहीं। तुमने खुद से ड्रेस बनाकर अपनी बहू को दिया है क्या? अरे बहन, भले ही मेरी बहू गरीब घर से है, पर वो सिलाई जानती है। मैंने और विनोद जी ने तो बस उसकी मदद करी, और देखो आज उसने मुझे ही पीछे छोड़ दिया। मुझसे भी बड़ी फैशन डिजाइनर बनने वाली है मेरी बहू। ये सब उसी का किया हुआ है, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की इन ड्रेस को बनाने में। घर आए मेहमानों को जब ये पता चलता है कि शोभा की बहू एक साधारण सिलाई करना जानती है और फिर भी उसने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई अपने लिए और सास ससुर के लिए, तो सब उसके पास जाकर उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। बहू, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उस दिन तुमने अच्छी ड्रेस पहनी थी, पर आज तुमने बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेस पहनी है। मेरी बेटी भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, मैं उसे तुम्हारे ही पास भेजूंगी। ओ बहू, तुमने तो अपने ससुराल वालों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह उस दिन सिमरन पार्टी में सबकी अटेंशन पाती है और काफी खुश होती है। तो वहीं ये देख बाकी घर वालों को एहसास होता है कि रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए।